मालिक आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है अब सभी को? देख लो भाई, स्क्रीन क्लियर है, मैं क्लियर हूं, दोनों चीज क्लियर है तो जल्दी से बताओ हाँ। अगर दोनों चीज क्लियर है तो जल्दी से बताओ हाँ, बढ़ेंगे आगे। वॉइस एंड स्क्रीन मस्ट बी क्लियर। चलो जी, तो करते हैं शुरुआत आज के मजेदार जर्नी की। यस सर, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स के कुछ आगे की बात की। पर मुझे याद है एक मिनट, आ रहा है मुझे याद आ रहा है। चलिए मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, जल्दी से सभी लोग फटाफट रिप्लाई करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में भैया इतने सेक्शन हैं, कितने सेक्शन हैं जल्दी से जवाब दो। जिसने जवाब दिया आप समझ लेना पहले अटेम्प्ट में तुम पास हो। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में सर इतने सेक्शन हैं, कितने सेक्शन हैं? हाँ ये हुई ना बात। देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट। यस, देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक्ट पहली बार 1961 में आया, ठीक है मैं बता रहा हूं, एक्ट पहली बार 1961 में आया। से यस, से यस, एक्ट पहली बार 1961 में आया। से यस। ना मुन्ना ना, एक बार 1860 में आया था लेकिन वो लीगल कागजों के ऊपर नहीं था। फिर 1922 के अंदर में पहली बार एक्ट बना, फिर 1961 के अंदर में उस लॉ को चेंज किया गया। और आज जो मौजूदा इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। यस, इनकम टैक्स को लाने वाले देवता, इस धरती पे उसे लाने वाले देवता का नाम क्या था? ये कौन नालायक है जो 1921 के, अबे मूवी बना रहे हैं हम लोग 1921, 1922 था वो मालिक। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन था वो? सर जेम्स विल्सन। याद आ रहा है? सर जेम्स विल्सन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भैया कि सब्जेक्ट किस तरीके से चालू होता है। हमने कुछ बेसिक्स चालू किए थे। सबसे पहले सेक्शंस को कैसे रीड करते हैं, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, एक्ट और रूल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सो एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, वेयर एल्स रूल कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, राइट। एक्ट और रूल्स दोनों को साथ साथ में पढ़ना पड़ता है, क्लियर है? एक्ट और रूल्स दोनों को साथ साथ में पढ़ना पड़ता है। यहां मैंने आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डाल दिया था कि भैया एक्ट और रूल्स के बीच में, बेसिक एक्ट 1961 और रूल्स 1962, ऐसा क्यों? ये फर्क मैंने आपके दिमाग में डाल दिया था और कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। हमने दो बातें और डिस्कस करी, नोटिफिकेशन और सर्कुलर नाम की कोई चीज होती है। नोटिफिकेशन और सर्कुलर नाम की कोई चीज होती है। तो नोटिफिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। सरकार को अगर कोई भी चीज जो चेंज हो रही है ये लोगों तक के पहुंचाना है तो उनके लिए एक ही तरीका है, दैट इज नोटिफिकेशन। उनके लिए एक ही तरीका है, दैट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इशू कौन करता है? सीबीडीटी इशू करता है। ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। कम ऑन, कम अगेन। ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। याद आ रहा है तुम्हारे को? अच्छा जी, नोटिफिकेशन कहां मिलेंगे? e-gadget.nic.in, incometaxindia.gov.in, यहां पे आपको मिल सकते हैं। फिर हमने बात की थी बेटा सर्कुलर की। सर्कुलर क्या होता है? क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन किसको चाहिए? डिपार्टमेंट के अंदर में क्लैरिटी रहे, वो अलग अलग बातें ना करे। क्योंकि ऐसा हो सकता है जब कोई प्रोविजन ऑफ लॉ बनाए तो मुंबई का ऑफिसर उसको अलग इंटरप्रीट करे, दिल्ली का ऑफिसर उसको अलग इंटरप्रीट करे, नागपुर पुणे का ऑफिसर उनको अलग इंटरप्रीट करे। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है? सर्कुलर इशू किया जाता है। मेरा बच्चे को तो याद होगा सर्कुलर किसके लिए मैंडेटरी है? डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है, एसएससी के लिए मैंडेटरी नहीं है। एसएससी उसको तभी यूज करेगा जब वो उसके बेनिफिशियल होगा। यस, ऑल सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। जी हाँ, ऑल सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। तो यहां तक के हमने एक और बात करी। फिर हम गए समझने के लिए कि आखिर कानून काम कैसे करता है। क्या उसे सपना आता है कि कौन सा अमेंडमेंट लाना है, क्या चेंज करना है? इसके लिए हमने इस तरीके का एक चार्ट बनाया था। उम्मीद करता हूं आपने ये बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो जल्दी से बना लेना। क्या था बेटा ये? ध्यान से देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखो। जिसने अगर नहीं किया है वो देख लो पहले।
एवरीवन डन। सो एक होते हैं लॉ मेकर, जो लॉ बनाते हैं। अब इन लॉ बनाते कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कौन प्रभु? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या करते हैं बेटा? कानून को बनाते हैं। अच्छा जी, लॉ मेकर सबसे पहले कोई एक ड्राफ्ट बिल बनाते हैं। इस ड्राफ्ट बिल को सारे लोगों को शेयर किया जाता है। किस किस लोगों को शेयर किया जाता है? सर इसे शेयर किया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को, अलग अलग स्टेक होल्डर को, इंडस्ट्री के अंदर में हर एक जन को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। उनसे चीजें मांगी जाती है, एक फाइनल ड्राफ्ट बिल बनता है जो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है और मालिक क्या बन जाता है? ये एक्ट बन जाता है। इसके बाद में लॉ इंप्लीमेंटर्स आते हैं। लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, यस, इसके अंदर में हम लोग जाते हैं। दो मिनिस्ट्री बनाई गई है टेक्निकली, और उसके अंदर में अगेन दो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, सीबीडीटी, सीबीआईसी। डायरेक्ट टैक्सेस के सारी चीजें हैंडल कौन करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की चीजें कौन हैंडल करता है? सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। याद आ रहा है तुम्हारे को? चलो जी, अब ये हो गए लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर। आज हम बात करने वाले हैं लॉ इंटरप्रेटर्स के ऊपर। लॉ इंटरप्रेटर्स मतलब क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, जहां दो बर्तन हैं वो तो बजेंगे ही, ये बात तो तुम भी मानते हो। जहां दो बातें हैं वो तो बजेगी ही बजेंगे, दो बर्तन हैं जो बजेगी ही बजेंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या कि लॉ कुछ और हो और असेसी का ओपिनियन कुछ और हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए एक कानून है एंड लॉ इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। लॉ इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है, जब लॉ पे क्लैरिटी नहीं होती तो असेसी क्या करता है? लॉ अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। एओ, दैट इज असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर का मतलब है बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर। तो जब भी मैं एओ कहूं तो तुम्हें एक ही चीज समझनी है, इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या समझोगे? बोलो जल्दी से, इनकम टैक्स ऑफिसर। सो द पॉइंट इज, इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, वो बोलता है नहीं, ये कानून ऐसे नहीं, किसी और तरीके से रीड होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। और वो कहते हैं ना भारत के अंदर में, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम पे सूट फाइल कर दूंगा, बस ऐसा ही कुछ। तो अब मैटर जाता है कोर्ट के अंदर में। कोर्ट के डिसीजंस का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है बताऊंगा अभी रिसेंटली। सर, लॉ इंटरप्रेटर में अगर देखा जाए तो हमारे पास मेजरली तीन लोग होते हैं जो लॉ को इंटरप्रीट करते हैं। मेजरली तीन लोग होते हैं। एक होते हैं ITAT, जिसे हम आईटैट कहते हैं। आईटैट कहते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है बेटा इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल। इनका काम होता है बेटा इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? अपील करना मतलब गुहार लगाना किसी हायर अथॉरिटीज के पास। हायर अथॉरिटीज के पास जाकर के वो अपन करते हैं ना अपने भाई बहनों की चुगली, बस वैसा ही कि आपके एओ ने ये काम सही नहीं किया है, मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए था, ये सही नहीं हुआ है। इन शॉर्ट हम एक थर्ड पार्टी को लेकर के आते हैं झगड़े के अंदर में। ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। दूसरा अथॉरिटी है हाई कोर्ट। और तीसरा और सबसे बड़ा अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। कुछ बातों को समझ लें। हाई कोर्ट में इसमें और इसमें मेजर फर्क क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है इट बिकेम्स लॉ ऑफ लैंड। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देता है तो वो पत्थर की लकीर बन गई, वो एज गुड एज कानून बन गया। काय बनतो मी, वो एज गुड एज कानून बन गया। वापस से फिर उसको राज्यसभा, लोकसभा कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया तो वो कानून बन गया। फिर अब ये डिस्प्यूटेड मैटर नहीं रहा, ये एक और आगे के लिए हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। आपके जीते जी जो रिसेंटली कई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिए हैं मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, राम मंदिर इशू, कई सदियों से चला आ रहा है एक इशू, एक डिसीजन के वजह से पूरा खत्म, उस पर बात ही खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, मैटर ओवर। दूसरी चीज थर्ड जेंडर, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर LGBTQ कम्युनिटी, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तीसरा, रिसेंटली अगर आप देखो तो वोडाफोन के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसे चेंज किया गया सरकार के बिल ला करके। यस, तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन दे देता है इट बिकेम्स लॉ ऑफ लैंड, राइट। अब एक सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल किया जा सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल किया जा सकता है?
आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप इस पे? क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल किया जा सकता है, हां या ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या लगता है आपको कि क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल किया जा सकता है क्या? यहां प्रतीक्षा कह रही है नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट है। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर हां सर कर लेंगे, पर अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं। एंड द फाइनल आंसर इज यस, रिसेंटली हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल किया जा सकता है? यस किया जा सकता है, बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन लॉ, टेक्निकली बाय मेकिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ। वोडाफोन का एक केस है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, कैपिटल गेन के अंदर में आएगा, वोडाफोन का केस पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा। रिसेंटली वोडाफोन के लिए एक जजमेंट भी हुआ है, एक बिल पास किया जा रहा है प्रॉपर इस चीज के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है, रिसेंटली हुआ है। दूसरा हाईकोर्ट के डिसीजन, हाईकोर्ट के डिसीजंस these are based on क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नाम की क्या चीज होती है? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अभी सिर्फ लिख दीजिए, अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। एंड ITAT इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये दोनों भी बातें अभी लिख दीजिए, अभी आपके समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आपके सारी चीजें समझ में आएगी। डन है जी, चलिए। सो लॉ इंटरप्रीट करते हैं। अब देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो कैसे बनता है? सबसे पहले जो जनरल पब्लिक प्रॉब्लम है, इसको समझते हुए कानून बनाया जाता है। इस कानून को इंप्लीमेंट करने में जब भी दिक्कत आती है तो अकॉर्डिंगली चेंजेस क्या किए जाते हैं, वहां तक पहुंचाए जाते हैं। फिर लॉ इंटरप्रिट होता है, जब लॉ इंटरप्रिट होता है तो यहां से भी कई चीजें निकल के बाहर आती है, फिर अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, लॉ में चेंज किया जाता है। तो जब भी कोई लॉ बनता है, ऐसा नहीं है कि किसी को रात में सपना आ जाता है और वो बोलता है ठीक है सुबह उठेंगे तो कानून बदल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज हाउ लॉ वर्क्स। लॉ इस तरीके से वर्क करता है। इधर आइए, ये देखिए हाउ लॉ वर्क्स। एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे पहले ग्रीन पेपर बनाते हैं जिसमें डिस्कशंस होते हैं, कंसल्टेशंस डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर एक व्हाइट पेपर होता है जहां पे गवर्नमेंट अपना न्यू लॉ प्रपोज करती है सबकी कंसल्टेशन को कंसिडर करते हुए। फिर ये बिल डिबेट के लिए जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में, और बाद में जैसे ये अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट से, जिस दिन से नोटिफाई किया जाता है उस दिन से एक्ट बन जाता है। पार्लियामेंट अप्रूव्स द लॉ, देन पावर इज डेलीगेटेड टू अनदर बॉडी टू क्रिएट अ वर्किंग लॉ हियर। The rules are made and implemented. In another word, it is called as subordinate legislation. Courts, High Courts, Tribunal. Tribunal is the last authority for interpretation of facts. High Court, original jurisdiction in most of the cases. Writ petition can be filed. High Court को जो आप अप्लाई करते हो, application is called as a writ petition. That application is called as writ petition. So आप writ petition फाइल करके हाई कोर्ट के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट द केस ओनली व्हेन हाई कोर्ट ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। क्या कोई केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप लगा सकते हो? जनरली नो, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, बट जनरली नो। जब तक के हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ना दे दे, प्रभु जब तक के हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ना दे दे तब तक के वो मैटर कहां नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं जाता। या तो फिर एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं SPL, स्पेशल लीव पिटीशन, और स्पेशल पिटीशन फॉर लीव। तो इस तरीके का एक SPL डायल करना पड़ता है जहां से आपकी क्या हो सके, सुनवाई हो सके। इज दैट डन?
सो अब तक हाउ लॉ वर्क्स हमने ये देखा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। ये लिख लिया बेटा सबने? तो अब ये सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है इसका होता क्या है? कई बार मन में सवाल उठता होगा कि सरकार इतना कलेक्ट करती है। कई बार आप गूगल पे देखते होंगे, आपको पता करने को मिलता होगा कि भैया 1 लाख करोड़ का अमाउंट कलेक्ट हुआ। जैसे 2017 में अरुण जेटली सर ने बोला था कि भैया हम 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट करेंगे। उस टाइम सबने हंसा, लेकिन 2020-2021 के अंदर में हमने 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया। अब आपके मन में जाहिर सी बात है ये सवाल तो उठता ही होगा कि ये जो टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये टैक्स का होता क्या है? जोड़ना चाहूंगा आपको वापस चाणक्य जी की उस बात से। वी विल कलेक्ट द टैक्सेस जस्ट लाइक सन ड्रॉप मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन। जिस तरीके से सूरज इवेपोरेशन प्रोसेस से लेता है और वापस सर्विसेज के फॉर्म में देता है, बस उसी तरीके से सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट करती है और आपको अलग अलग सर्विसेज के मामले में यह पैसा वापस दिया जाता है। नाउ सम पीपल, सर कौन सी सर्विस सर, कौन सी सर्विस सर, किस सर्विस की बात कर रहे हैं आप? क्या देती है सरकार हमको? अच्छा, तुम्हें नहीं लगता सरकार तुम्हें बहुत जगह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? नहीं मतलब क्या कर रही है सर, क्या कर रही है? हमें तो बस आश्वासन मिलता है सर, क्या हो रहा है हमारे लिए सर्विसेज के नाम पे? बेटा एक बात समझो, तुम बचपन से लेके आज तक तुम्हारे घर के बाहर जो गलियारे हैं उनमें खेलते आए हो, वही गलियां जिसमें तुम्हारा पहला प्यार हुआ था, जिसमें तुमने सामने वाले को बालकनी में देखा था। ठीक है, तुमने या तुम्हारे पप्पा ने आज तक के पैसे किसके लिए दिए बेटा? तुम्हारे घर के लिए दिए। जो बाहर रोड बना ना बेटा, वो इतने सालों से तुम यूज करते आए हो, उस रोड पे चलते खेलते घूमते आए हो। कभी सोचा वो रोड बनाने के लिए पैसा कहां से आया? ये पैसा सरकारी पैसा था, ये पैसा टैक्सेस से कलेक्ट किया गया पैसा था। कभी तुम रोड पे चल रहे हो, कभी किसी ने तुमसे पूछा भाई और बहनों आपने सड़क यूज की है, आपको टैक्स देना पड़ेगा? तुमने कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इसका पैसा लगता होगा। तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतने सारे ट्रांसफॉर्मर्स लगाए गए हैं, वायरिंग तुम्हारे घर तक के लाई गई है, इसका कॉस्ट तुमने देखा? तुम तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो। आर्मी तुम्हारे लिए काम कर रही है, और जो आर्मी साहब, आर्मी अगर तुम्हारे लिए काम कर रही है, पुलिस तुम्हारे लिए काम कर रही है, अगर ये नहीं होते ना तो शायद तुम्हें भी अफगानिस्तान जैसे इवैक्यूएट करके लाना पड़ता कहीं और। वो तुम्हारे लिए देश पे रक्षा कर रहे हैं। उनकी सैलरी कहां से आती है? टैक्सेस से आती है। सो साहब आप देखिए, रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट, इतनी सारी चीजें हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट्स हो गए, इन सब के लिए बहुत बड़ा पैसा लगता है। और ये सारा पैसा कहां से कलेक्ट किया जाता है? टैक्सेस से कलेक्ट किया जाता है। तो टैक्सेस इज टेक्निकली अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, ताकि वो इस तरीके के खर्चे कर सके, ताकि वो इस तरीके के खर्चे कर सके। आर यू गेटिंग इट? अच्छा जी सर, अब एक और सवाल उठता है, अब एक और सवाल उठता है, ये टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किस तरीके से आता है? यह भी समझना जरूरी है। अब बात करते हैं टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किस तरीके से आता है। तो इमेजिन कीजिएगा, जरा मजे से एक चीज समझाना चाहूंगा। मेरे को किसी का नाम चाहिए, कोई एक बच्चे का नाम चाहिए, बताओ किसका नाम लूं? किसी एक लड़के का नाम चाहिए भैया अपने को, जल्दी से बताओ किसका नाम लूं? कोई एक का नाम दे दो, मजा बड़ा आएगा, कसम से बता रहा हूं। चलो, तो बात उन दिनों की है, तो बात उन दिनों की है जब ये अपना भाई शशांक, ठीक है, फॉर द टाइमिंग शशांक को ले लेते हैं। तो बात उन दिनों की है जब ये शशांक सो रहा था। क्या कर रहा था? अपने घर पे मस्त घोड़े बेच करके सो रहा था। इतने में घर की बेल बजी, टिंग डोंग। वो तुरंत उठा, उसने कपड़े पहने, वो कपड़े पहना हुआ ही था, उसने पूरे कपड़े पहने, राइट? और कपड़े जैसी गेट खोला, कौन, क्या क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके घर पे रेड पड़ी है, बाजू बटिए। और जैसी पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, दोनों लोग अंदर गए, राम 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 राम, सीधा बेडरूम में घुसे। और बेडरूम के अंदर
ऐसी चीजें ना दिखनी नहीं चाहिए, पर दिखी। पूरी चद्दर बिखरी हुई थी। अचानक ऑफिसर को लगा कि पर्दे के पीछे कोई है। नीचे चप्पल भी दिख रही थी। वो पास में गए, पर्दा हटाया, वहां पे बहुत सारा कैश रखा हुआ था। इतने में बेड के नीचे से कुछ आवाज आई। भाई साहब, बेड के नीचे से कुछ आवाज आई। बेड के नीचे ऐसा झुक के देखा, रे राम, वहां एक बॉक्स पड़ा था जिसके अंदर में ज्वेलरी थी शायद। इतने में कोई दूसरे कमरे से आवाज आई भागने की। ऑफिसर भाग के उसके पास गया। जैसे उसके पास गया, एक बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर रखा था, बहुत महंगा लग रहा था। तुरंत बाथरूम से आवाज आई, टिप टिप टिप। आदमी तुरंत भागा बाथरूम की तरफ और डायरेक्ट बाथरूम खोला। पानी तो गिर ही रहा था, लेकिन वो एक बैग के वजन से भारी था। जब बैग खोला, बहुत सारा कैश एंड अदर मटेरियल। तुरंत वहां पे ऐसा कर्टन लगा था, कर्टन को हटा के देखा तो भाई साहब एक बॉक्स रखा हुआ था। उनने बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर में कुछ कागज पड़े थे। ये जमीन के कागजात थे। वापस बाहर आए। सर, वैसे तुम सोच क्या रहे हो? मेरे को ये नहीं समझा। यहां पे कई बच्चे हंसते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो ये हंस क्यों रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वैसे मैं तुमको बताऊं, तुम जो चीज सोच रहे हो ना, वो चीज मिलेगी नहीं। डायरेक्ट टैक्स का क्लास है बेटा, बायोलॉजी का नहीं। तुम जो सोच रहे हो ना, वो मिलने नहीं वाला है। शशांक अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार से है, तो तुम जो सोच रहे हो ना बेटा, वो मिलने नहीं वाला। टैक्स का क्लास है, बायोलॉजी का नहीं। बात समझ लेना, पहले दिन से मत बिगाड़ो मेरे को। सो द पॉइंट इज, शशांक ने फिर वहां पर किधर जा रहा तू? इधर मंदिर में नहीं, इधर ऊपर बेडरूम, वो पर्सनल है, इधर नीचे। सर एक मिनट, क्या पता है मैं कौन हूं? मेरे बारे में जानते हो? कहां घुसे चले आ रहे हो? बाप का घर समझ रखा है? सर, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, अगर आप बीच में पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा। अबे क्या अच्छा नहीं होगा? मेरे साथ आज तक अच्छा क्या हुआ है लाइफ में? तू वो छोड़, ये बता तू है कौन? कहां घुसे आ रहा है मेरे प्रॉपर्टी के अंदर में? सर पहले आप पूरे कपड़े पहन लीजिए, फिर हम बात करेंगे। अबे कपड़े, मैं मेरे घर में नंगा घूमूं? मैं मेरे घर में नंगा घूमेगा? तू ये बता तू यहां पे आया कैसे? सर वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपके घर पे रेड पड़ी है और आप हमें बीच में नहीं रोक सकते। सर क्या रेड पड़ी है? कहां से रेड आ गई? कौन सी? तुम्हें हक किसने दिया? हाउ डेयर यू टू कम एट माई हाउस? क्या ताकत है तुम्हारी, तुम मेरे घर के अंदर में आ जाओ? हक किसने दिया तुम्हें? बात तो सही है कि आखिर ये हक आया कहां से कि आप किसी के घर जाके रेड मार सकते हो, कि आप किसी को नोटिस भेज सकते हो इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए, कि आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। ये पावर आया तो आया कहां से? देख मेरे भाई, अपना पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, फुल मस्ती फुल मजाक, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आने को होना। क्योंकि अपना रूल सिंपल है, पढ़ो तो हाँ हद कर दो कि ये आया कहां से। ये पावर अगर आया तो ये पावर आया कहां से? तो आइए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स।
कि आखिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बनती कहां से है। इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 265। इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या वर्ड लिखा है? नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ना कोई टैक्स लेवी किया जा सकता है, ना कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ठीक है, हम भी लिख लेते नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसको बड़े डीप में जाके पढ़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे। आर्टिकल 265 आखिर हमें हक कैसे मिला कि इनकम टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? क्या देखिए, इनकम टैक्स एक कानून है और इंडिया में किसी भी कानून को वैलिडिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दिया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265 पढ़ते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड। कोई टैक्स ना लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जिसका मतलब एक एक वर्ड को तोड़ेंगे। एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब क्या? पहला, देयर मस्ट बी अ लॉ। देयर मस्ट बी अ लॉ। कोई भी टैक्स कलेक्ट करने से पहले उसका कानून बना हुआ होना जरूरी है। बिना कानून के आप कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कल चल के मान लीजिए आपको टीवी पे देखने को मिलता है कि रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और आपको तो पता है ये रात के 8 बजे मतलब दिल धक 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 वाला मैटर हो जाता है। आपने बिल्कुल 8 बजे लगा करके बैठ गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और वो कहते हैं, भाई और बहनों, आज से हम कोविड टैक्स कलेक्ट करेंगे। हमारी देश के लिए यह जरूरी है और हम सबको इसमें योगदान करना होगा। अब इमेजिन कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि रातों रात हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नया टैक्स लगा दे? क्या ऐसा हो सकता है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का पावर ही नहीं देता। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी टैक्स अगर लगाना है या कलेक्ट करना है तो इसके लिए एक लॉ होना जरूरी है। सो अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ लॉ, न टैक्स लगाया जा सकता है न टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए जीएसटी कलेक्शन भी तब हुआ जब जीएसटी का कानून बना 2017 में। गेटिंग इट और नॉट? No taxes can be levied or collected except by authority of law. लेवी करना मतलब क्या करना? To impose। ना लगाया जा सकता है। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्शन एंड रिकवरी। कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्शन एंड रिकवरी। कलेक्शन का मतलब होता है मालिक कलेक्शन एंड रिकवरी। यस, सो ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है ना तो कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, प्यार से दे दिया तो कलेक्ट, नहीं दिया तो रिकवरी। एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब जब तक कोई कानून ना बन जाए तब तक ना कोई टैक्स लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है। अब लॉ बनाएगा कौन? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब समझना होगा, हु विल मेक और पास द लॉ। हु विल मेक और पास द लॉ, अथॉरिटी कौन होगी? कौन कानून बनाएगा? क्योंकि कानून बनाना है तो एक सवाल है, ये कानून बनाएगा कौन? अगर हमें कोई कानून बनाना है तो ये कानून बनाएगा कौन? ठीक है। और एक और शब्द है टैक्सेस, इसको भी तोड़ना पड़ेगा और तोड़ेंगे क्योंकि देखिए सर, हम तो पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम तो जीरो से पढ़ेंगे। तो अब आते हैं अथॉरिटी के ऊपर।
अथॉरिटी टू मेक लॉ। बेटा कानून दो तरह से बनता है, एक आर्टिकल 245, हु इज द अथॉरिटी टू मेक द लॉ? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक द लॉ। इधर आइए, साथ ही साथ में आर्टिकल 245 पढ़िए, पेज नंबर 2, आर्टिकल 245 पढ़िए। पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, legislative state, and may make law for the whole or any part of that particular state. No law made by parliament shall deem to be valid on the ground that it would have extraterritorial operation. कोई भी कानून अगर बनाना है तो वो पार्लियामेंट बनाएगा, मतलब पार्लियामेंट में इसकी वोटिंग होगी और वोटिंग पास होगी, उसके बाद ही ये कानून बनेगा। तो जो हमने देखा था ना कल, हु मेक्स द लॉ, आप ड्राफ्ट बनाते हो, ड्राफ्ट कहां जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्यों जाता है? यह सवाल कभी तुमने फाउंडेशन में नहीं पूछा कि क्यों पार्लियामेंट में ही जाता है। इट इज बिकॉज आर्टिकल 245 से सो। आर्टिकल 245 बोलता है कि कोई भी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, इसीलिए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है। आज जाना और अपने सारे दोस्त को पूछना कि कोई भी कानून पार्लियामेंट में ही पास क्यों होने जाता है। भाई प्रधानमंत्री के पास जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत क्यों है? आर्टिकल 245 से सो। जब आप उसको ये बात बताएंगे उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बोलेगा भाई फुल रिस्पेक्ट। सो पार्लियामेंट मेक्स द लॉ इन इंडिया। हालांकि लॉ बनाते मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ही है, वो बोलने के लिए है कि मेक्स द लॉ मतलब जब वो वोट करके इसे पास कर देते हैं तब वो कोई लॉ बनता है। सो एक है हु मेक्स लॉ इन इंडिया, पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी हु मेक्स लॉ इन इंडिया। सो आर्टिकल 245, Parliament has a right to create law. Parliament has a right to create law. So Parliament क्या करेगा? लॉ बनाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा सोच समझ के सभी बच्चा जवाब देना, और जिसने जवाब नहीं दिया उसको अटेम्प्ट की कसम, ठीक है? पेन ड्राइव गूगल ड्राइव देख रहे हो तो भी जोर से जवाब देना। द पॉइंट इज, क्या पार्लियामेंट 365 डेज वर्किंग होता है? जल्दी से जवाब दो, क्या पार्लियामेंट पूरे 365 डेज वर्किंग होता है? हां या हां? क्या पार्लियामेंट पूरे 365 डेज वर्किंग होता है? नहीं, पार्लियामेंट 365 डेज वर्किंग नहीं होता। अब मेरा एक और सवाल है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन का होने का मतलब होता है पार्लियामेंट चालू होना, अब पार्लियामेंट चालू नहीं है और देश को कानून की जरूरत पड़ गई, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए भी कोई प्रावधान रखा है? साहब, हमारे बाबा साहेब आंबेडकर जीनियस है, जीनियस। उन्होंने इसको कई सालों पहले ही थॉट दे दिया कि पार्लियामेंट 365 डेज वर्क नहीं करता, और अगर पार्लियामेंट वर्क नहीं कर रहा है और देश में एक नए कानून की जरूरत पड़ गई तो कानून कैसे बनेगा फिर? सोच के रखिए कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब पार्लियामेंट स्टार्ट नहीं है, तो क्या ऐसे केसेस के अंदर में कानून बनाया जा सकता है? आंसर इज यस। हमारे जीनियस बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन निकाल के रखा था, और वो सॉल्यूशन था आर्टिकल नंबर 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 1.1 पे देखने को मिलेगा। यह कैसे किया जा सकता है? यह होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। President can promulgate ordinance when Parliament is at recess।
अगर पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं है तो कानून बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, बाय मेकिंग अ ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है प्रेसिडेंट जी द्वारा और इसे एक कानून बनाया जाता है। सो अगर पार्लियामेंट लॉ बनाना है, दो विंग है हमारे पास। एक, पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट किसी लॉ को पास करेगा, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो भी कानून बन सकता है और वो बन सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। सर क्या इनकम टैक्स में भी ऐसा कुछ होता है? आंसर इज यस। जनरली इनकम टैक्स का लॉ पार्लियामेंट बना चुका है, लेकिन इनकम टैक्स में चेंजेस बहुत सारे होते रहते हैं, तो फिर क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट से एक ऑर्डिनेंस पास करवाया जाता है कि भैया ये चेंज हमें इमीडिएट बेसिस पे लागू करना है, तो आप क्या कीजिए, एक ऑर्डिनेंस पास कीजिए और ऑर्डिनेंस पास करके इस चेंज को लागू कीजिए। सो इसमें अमेंडमेंट बिल आता है। क्या आता है? अमेंडमेंट बिल आता है, एक ऑर्डिनेंस आता है। इन 2019, इन 2020, इनफैक्ट इन 2021 में भी ऑर्डिनेंस बिल लाया गया है। तीनों साल, मतलब लॉ तो हमारा बना हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट किया, इसे चेंज किया गया और चेंज करके इसे लागू किया जाता है। अब मेरी कुछ बातों को समझिए। पार्लियामेंट जनरली लॉ बनाता है, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कानून कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। ये ऑर्डिनेंस कब तक के लिए वैलिड होता है? ऑर्डिनेंस इज वैलिड till the parliament approves it or reject it। ये तब तक के लिए वैलिड रहता है, फर्दर up to 2 weeks if parliament came into session। पार्लियामेंट सेशन में आ गया, दो बातें होंगी, इस पॉइंट पे तुरंत डिस्कशन होगा, डिस्कशन हुआ या तो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, तब तक के ऑर्डिनेंस हमारा वैलिड रहता है। अप्रूव हो गया तो वो लॉ बन जाता है, फिर वो ऑर्डिनेंस नहीं रहा, वो एक्ट बन गया। रिजेक्ट हो गया तो यहां तक का जो कुछ था वो सब वैलिड, इसके आगे पार्लियामेंट जो डिसीजन लेगा वो फॉलो होता है। क्लियर है? अच्छा जी सर, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। 2019 प्रेसिडेंट ने क्या किया था? ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट किया था, मतलब एक्ट में बनाए हुए और कुछ चेंजेस लेकर के आए थे। दूसरा 2020 में फिर से ऐसा हुआ। 2020 में अगेन कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण क्या करने पड़े? टैक्स में चेंजेस लाने पड़े, तुरंत प्रेसिडेंट को कानून बनाना पड़ा। 2021 में भी अब ये होते हुए दिख रहा है। यस मालिक। सो वापस से आते हैं आर्टिकल 265 पे। आर्टिकल 265 ने कहा ना कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब एक तो वहां पे कानून होना चाहिए, एक अथॉरिटी जो उस कानून को पास करेगी। अथॉरिटी कौन है? अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो कानून पार्लियामेंट बनाएगा, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट भी बना सकता है यूजिंग आर्टिकल 123, यूजिंग आर्टिकल 123। ये बात सबको समझ में आई? इधर आइए, मेरे साथ पेज पे पढ़िए। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट, प्रोमोलगेट मतलब लेके आना, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट रिसेस पे हो, छुट्टी पे हो, तब क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट एक प्रोमोलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस को। एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर इट नेसेसरी टू मेक एन इमीडिएट एक्शन। जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, कानून अभी के अभी लाने की जरूरत है, वो कर देते हैं। ही मे प्रोमोलगेट सच ऑर्डिनेंस। एन ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर ऑर्डिनेंस भी बना है तो उसको बिल्कुल उतनी ही इज्जत मिलती है जितने पार्लियामेंट कोई एक्ट बना के इज्जत लेता। बट एवरी ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट after the expiry of 6 week, after the expiry of 6 week, हमने यहां पे 2 लिखा है, प्लीज मेक इट 6, after the expiry of 6 week from the reassemble of parliament। तो 6 वीक तक के वैलिड रहता है from reassembly of parliament। it may be withdrawn at any time by the president। explanation
where the House of Parliament are summoned to reassemble on different dates, the period of 6 weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purpose of this clause. So ये क्या किया जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है एट एनी टाइम जब हाउसेस डिफरेंट डेट्स के ऊपर क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं. तो ये जो 6 वीक काउंट किए जाते हैं ये जब असेंबल हुआ है वहां से काउंट किए जाएंगे फिर, अगर अलग अलग डेट्स पे समन हो रहे हैं तो. हालांकि आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहां पे आइए, आर्टिकल 265, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. कानून होना चाहिए. कानून कैसे बनता है, या तो उसे पार्लियामेंट बनाता है या तो उसे प्रेसिडेंट बनाता है यूजिंग आर्टिकल 245 और 123. अब जब इन दोनों ने कानून बनाया तो जाहिर सी बात है कानून बना भी होगा, कानून बना भी होगा. चेक दिस, check this. Give the next heading, Article 246. Read with Schedule 7. The powers are delegated between यूनियन, स्टेट, बोथ. पार्लियामेंट ने पास करने का काम कर दिया, पार्लियामेंट ने एक इनकम टैक्स लॉ बना दिया, लेकिन ये जो हम टैक्स पे करते हैं वो आखिर जाता किसको है? वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, किसको जाता है? कोई प्लीज मुझे बताएगा कि जब हम कोई टैक्स पे करते हैं वो सेंटर को जाता है, स्टेट को जाता है, किसको जाता है आखिर वो? एनीवन? सर दोनों को जाता है, सर सेंटर को जाता है. अच्छा सर दोनों को जाता है, सर सेंटर को जाता है. देखो कितने नादान हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है कि टैक्स जाता कहां से है. जो आज बेसिक्स ना लेते तो सोच के देखो कितना मुश्किल हो जाता ये चीजों को समझना. इट डिपेंड अपॉन टैक्स. अच्छा जी साहब, टैक्स पे भी डिपेंड करता है, बहुत बढ़िया. आइए मैं आपको समझाता हूं क्या होता है. आर्टिकल 246, रीड विथ शेड्यूल 7. पावर्स डिवाइड कर दिए गए सेंटर और स्टेट के बीच में. कुछ पावर यूनियन को दिए गए, भारत में कुछ पावर यूनियन को दिए गए, मतलब कुछ पावर सेंटर के पास होगा, स्टेट के पास नहीं होगा. इसको लिखा गया, इट वॉज गिवन इन यूनियन लिस्ट. एक यूनियन लिस्ट बनाई गई, उसमें वो सारे पावर लिखे गए जिसको सेंटर एक्सरसाइज करेगा. गिवन इन स्टेट लिस्ट, कुछ पावर्स स्टेट को दे दिए गए. और तीसरा बना कॉन्करेंट लिस्ट. तीसरा बना कॉन्करेंट लिस्ट. कानून तो बना दिए, अब इस कानून को एक्सरसाइज करने का पावर किसको दिया गया? इस कानून को एक्सरसाइज करने के पावर, समझते हैं कि जनरली पावर जो थे वो डिवाइड किए गए. कुछ पावर सेंटर के पास, कुछ पावर स्टेट के पास, कुछ कॉन्करेंट के पास. इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास गया? इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर गया एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट. टैक्सेस ऑन इनकम other than on agriculture. Taxes on income other than on agriculture. चेक करो, taxes on income other than on agriculture.
डन। मतलब क्या है, यूनियन को कुछ 100 से ज्यादा काम दिए गए थे, उसमें 82 नंबर पे टैक्स कलेक्शन का पावर दिया गया था। तो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है बेटा? सेंटर के पास है। अंडर एंट्री नंबर 82 ये बड़ा होके बेटा एमसीक्यू बनेगा, ये बड़ा होके क्या बनेगा बेटा? एमसीक्यू बनेगा। एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चरल को छोड़ करके बाकी सभी इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास चले गया? सेंटर के पास चले गया। तो सर क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता? मैंने ऐसा नहीं कहा मेरे लाल, मैंने कहा इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास गया, एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास नहीं है। तो सर किसके पास है? स्टेट के पास। एंट्री नंबर 46, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कलेक्ट करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन स्टेट के पास होता है। और अगर कलेक्ट करना भी है तो स्टेट कलेक्ट करेगा, अगर करना भी है तो स्टेट कलेक्ट करेगा। यस चलो जी, वैसे मैं आपको बता दूं, विशाल सर तो आपको बताएंगे, जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर दिए गए हैं। हालांकि इनकम टैक्स प्योरली सेंटर के पास जाता है। तो अब हम पूछना चाहेंगे आप सबसे कि शशांक के घर पे रेड पड़ी, क्या यह पावर है कि ऐसा कर सकते हैं, वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे टैक्स रिकवर कर सकते हैं? किसने पावर दिया? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। किसने पावर दिया? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट ने पावर दिया कि हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो शशांक के घर पे जो रेड पड़ी, क्या ऐसा किया जा सकता है? यस किया जा सकता है। सबसे पहले वो ईमानदारी से आपसे कलेक्शन की बात करेंगे, और अगर कलेक्शन नहीं हुआ तो आपसे रिकवर भी किया जा सकता है। कहां से पावर आया? शुरुआत होती है पावर की आर्टिकल नंबर 265 से, जो कहता है नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अच्छा, तो हमने समझा कानून बनाता कौन है, कौन बनाएगा कानून? हमने बोला दो चीजें, पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट बनाएगा, आर्टिकल 245 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट कर सकता है तो वो करेंगे जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो दो तरीके से कानून बन सकते हैं। कानून तो बन गया, एक्सरसाइज कौन करेगा? सेंटर, स्टेट या बोथ? तो हमने देखा इनकम टैक्स को तो सेंटर हैंडल करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ऑन इनकम। यस और नो? सो एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट के पास पावर है। तो अब शशांक जी, शायद आपको समझ में आ गया होगा, एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। अगली बार से पूछा तो बता रहे हैं हम तुमको, बाजू हटिए, रेड चालू है। सो रेड हो सकती है, टैक्स कलेक्ट करने का पावर है, रिकवर करने का भी पावर है, कलेक्शन और रिकवरी दोनों पावर है। गेटिंग इट और नॉट? हालांकि एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। यह बात समझ में आई बेटा? तो आज हम हमारे दोस्तों को जरूर बताना कि भाई साहब टैक्स कलेक्ट करने का पावर है और यह पावर कहां से आया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डीप में जाते हैं। क्या हम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं या सरचार्ज भी कलेक्ट करते हैं या सेस भी कलेक्ट करते हैं? मैंने सेस कहा तो कुछ नालायक बच्चों ध्यान देना, मैंने सेस कहा। क्या हम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं? आंसर इज नो। हम टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी कलेक्ट करते हैं, सरचार्ज के साथ साथ सेस भी कलेक्ट करते हैं। तो सर ये सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, टैक्स क्या होता है? बताएंगे, सब बताएंगे। टैक्स कलेक्ट किया जाता है, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। जितना टैक्स कलेक्ट होता है, कलेक्ट कौन करता है? सेंटर कलेक्ट करता है। कहां रखता है सेंटर इसको?
कभी दिल में सवाल नहीं उठाया कि ये 1 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट हो रहा है, रखते कहां होंगे इतना बड़ा पर्स? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, ये टैक्स प्रधानमंत्री के घर पे रहता होगा, चलो मान लेते हैं प्रधानमंत्री के घर पे रहता होगा, बोलो हां। ये टैक्स प्रधानमंत्री जी के घर पे रहता होगा, बोलो हां। सर आरबीआई में रखा जाता है, कहां जाता होगा यार इतना पैसा? सर आरबीआई के पास रख लेते होंगे इतना पैसा, इतना कैसे गलत हो सकते हो बे? पूछो ना सर कहां रखा जाता है, पूछो पूछो पूछो। बेटा ये वो क्लास है जहां पे तुम्हें सवाल पूछने होंगे, चुप नहीं रहना है, सवाल पूछना है, क्योंकि सवाल आएंगे तो जब गलत चीजें बाहर आएंगी तो सही चीजें अंदर जाएंगी, याद रखना। पूछो सर कहां रखते हैं? हाँ कुछ बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, दीज आर केप्ट इन CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको एडमिनिस्टर, सही बात है, आरबीआई करता है। सो ये पूरा टैक्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। इस बात को समझ के रखिए, भारत सरकार जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है अंडर द पावर ऑफ एंट्री नंबर 82, भारत सरकार जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है अंडर द पावर ऑफ एंट्री नंबर 82, इस टैक्स का पावर वो किसी भी चीज के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्स कलेक्ट किया तो इससे रोड ही बनाएंगे, डैम ही बनाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। टैक्स का पैसा किसी भी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। क्या मतलब ही, टैक्स का पैसा किसी भी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। डन। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब दूसरी चीज आती है सरचार्ज। सरचार्ज इज एन एडिशनल लेवी। इट इज सिंपली टैक्स ऑन टैक्स। सर मतलब टैक्स के ऊपर एक और टैक्स? हां, इसे कहते हैं सरचार्ज। देखिए आज जब एक आम आदमी के पास जाते हैं और टैक्स मांगते हैं, वो क्या बोलता है, अरे हमसे काहे को टैक्स मांग रहे हो यार? असेसिंग ऑफिसर, नहीं नहीं सर कैसा है, ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, आपने इनकम कमाई है, आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। मैडम आप प्लीज दे दीजिए, मुझे चाहिए टैक्स। गर्ल, आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, मैं आपकी डेली की कस्टमर हूं, मैं क्यों टैक्स दूं? आपको अगर टैक्स मांगना भी है तो प्लीज जाइए, अडानी जी है, अंबानी जी है, इतने मेरे एक से ही मांग लो। मैडम 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 आप बात नहीं समझ रही हैं। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है तो आपको ही देना पड़ेगा, मुझे आपसे लेना पड़ेगा। जोइए छे प्लीज आप दो ना, आप दो ना। क्या जोइए छे, क्या चाहिए तुमको? हेलो, मैं कोई टैक्स नहीं देने वाली, मैं कोई टैक्स नहीं देने वाली। जाओ अमीर लोगों से मांगो यार, उनसे तुम मांगते नहीं हो, हमें परेशान करने आ जाते हो। देखे ना भैया कितना परेशान कर रहे हैं। तो पॉइंट इज कि ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है, सरचार्ज है, कोई भी एक आम आदमी यही बोलेगा कि यार अमीर लोग इतना कमा रहे हैं, उनसे लो, हमसे क्यों लेते हो? ये बात सरकार को भी समझ में आती है और सरकार को भी रॉबिन हुड पांडे जैसे काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है कि अमीरों से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट की जाती है, इसे हम कहते हैं सरचार्ज। अमीरों से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट की जाती है, इसे कहते हैं सरचार्ज। ये तभी लगती है जब आपकी इनकम एक लिमिट के ऊपर चल जाती है। आपकी इनकम अगर एक लिमिट के ऊपर है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है। आपके ऊपर क्या लगता है, बोलो जल्दी से? सरचार्ज लगता है। गेटिंग इट और नॉट? सो सरचार्ज, इफ इनकम एक्सीड अ प्रिस्क्राइब लिमिट, ये प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है आगे समझेगा आपको। सो अगर इनकम एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जाती है तो आपके ऊपर क्या लगता है बेटा? सरचार्ज लगता है। अब एक और सवाल उठता है, टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, अमीरों से लो गरीबों को दो वाला सिस्टम होता है,
ऑब्वियसली जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड सरचार्ज। पर सरचार्ज कलेक्ट करने का पावर आया कहां से? सरचार्ज कलेक्ट करने का पावर आया कहां से? भाई देख, पढ़ो तो मतलब भाई डीप में पढ़ो ना, कहां से आया ये पावर कि टैक्स के ऊपर भी तुम टैक्स लगा दो, क्योंकि आर्टिकल ने तो सिर्फ इतना बोला था कि टैक्स लगाने का पावर है, टैक्स ऑन टैक्स लगाने का पावर हमने डिस्कस नहीं किया। बात समझना। ओ शम्मी कपूर इधर सुन, हमने सिर्फ टैक्स लगाने के पावर डिस्कस किए, टैक्स पे टैक्स लगाने के पावर पे तो कहीं बात ही नहीं हुई। अब आप ये पूछोगे कि क्या सरचार्ज भी किसी आर्टिकल के थ्रू लगता है? यस, ये लगाने का पहले पावर होना चाहिए था। पावर आया आर्टिकल नंबर, ध्यान से देखिएगा, पावर आया आर्टिकल नंबर 271 से। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 270, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम increase any duties and taxes referred to in those article by a surcharge for the purpose of union, and the whole of such proceeds shall form part of consolidated fund of India। तो टैक्स पे एक और टैक्स लगाया जा सकता है, पार्लियामेंट द्वारा ये किया जा सकता है, ड्यूटी इंक्रीज की जा सकती है। ये पावर आया आर्टिकल नंबर 271। कहां से आया बोलो जल्दी से? आर्टिकल नंबर 271। सर ईमानदारी से एक बात बताओ, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं? बेटा इनकम टैक्स समझने के लिए ना तेरे को कॉन्स्टिट्यूशन की गलियों से गुजरना पड़ता है, समझे बात? चल ध्यान दे। imposed as per आर्टिकल नंबर 271, आर्टिकल नंबर 271 के थ्रू ये क्या किया जाता है? इंपोज किया जाता है। If it is done, अब एक महत्वपूर्ण बात, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वो सेंटर अपने पास ही रख लेता है या स्टेट को भी दे देता है? सर जो टैक्स कलेक्ट होता है इट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो टैक्स का पोर्शन आप कलेक्ट करते हो वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है, कुछ सेंटर रखते हैं कुछ स्टेट रखता है। पर मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी जान, मैं तेरे को बता दूं, इट इज ओनली केप्ट बाय सेंटर। हां तो जरा गौर फरमाइएगा और हिस्ट्री में जाइएगा कि क्या हुआ ऐसा कि 2019 में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने सिर्फ सरचार्ज इंक्रीज किया, टैक्स नहीं, क्योंकि सरकार चाहती थी कि पैसा सेंटर के पास रहे, स्टेट में डिवाइड ना हो सके। इसीलिए 2019 में क्या किया गया आपको पता है? 2019 के अंदर में सरचार्ज बढ़ाए गए, जिसका मतलब पैसा सीधा सेंटर के हाथ में पहुंचता, और सेंटर के हाथ में पैसा पहुंचते तो इसका मतलब यह था कि आज आप जितनी स्कीम्स देखते हो ना, हमने ये स्कीम निकाल दी, हमने वो स्कीम निकाल दी, इतने का पैकेज डिक्लेयर कर दिया, उतने का पैकेज डिक्लेयर कर दिया, ये जो आए दिन गवर्नमेंट इतने इतने के पैकेज डिक्लेयर कर रही है, क्या लगता है पैसा आपको कहां से आ रहा है? सरचार्ज। क्योंकि अगर ये पैसा स्टेट्स के पास चले जाता तो सरकार इतनी सारी जो स्कीम्स है ये आज ला ही नहीं पाती। तो बहुत दिमाग लगाया, मतलब सलूट करूंगा मैं कि बहुत दिमाग लगाया कि पैसा पूरा का पूरा सेंटर ने पकड़ के रखा, क्योंकि सरचार्ज डिवाइड नहीं होता। सर कैसी बातें कर रहे हो, कहां लिखा है कि इसे डिवाइड नहीं होता है? बेटा तूने ध्यान से देखा नहीं, आ मैं तेरे को दिखाता हूं। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ यूनियन रखता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, वापस से पढ़ मेरे साथ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 270 में क्या लिखा है उसको बाजू करो। पार्लियामेंट में इंक्रीज द ड्यूटीज एंड टैक्सेस सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, मतलब टैक्स जो पोर्शन होता है वो डिवाइड हो जाता है, टैक्स का जो पोर्शन होता है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन सरचार्ज डिवाइड नहीं होता, सरचार्ज सेंटर के पास ही रहता है। और इसीलिए 2019 में सिर्फ सरचार्ज बढ़ाया गया ताकि पैसा सेंटर के पास रहे और सेंटर अपने मन मुताबिक इस पैसे को खर्चा कर सके।
पॉलिटिक्स हैज अ लॉट टू डू विथ टैक्सेशन. यस, पॉलिटिक्स हैज अ लॉट टू डू विथ टैक्सेशन. मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई साहब? अच्छो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर मजा आ रहा है तो मेरे को लाइक नहीं दिख रहे अभी तक. मजा अगर आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं दिख रहे अभी तक? डन. सो सरचार्ज जो कलेक्ट किया जाता है भाई साहब, सरचार्ज जो कलेक्ट किया जाता है ये ओनली सेंटर द्वारा होता है. ओनली सेंटर रखता है और सेंटर ही से यूज करता है. एज फार एज यूज इज कंसर्न, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस. बस स्टेट के पास डिवाइड नहीं होगा, किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. तो ये स्कीम, वो स्कीम, इतने का पैकेज उधर, उतने का रिलीफ इधर, उतने का रिलीफ, दन बांटो. आ रहा है बांटो, क्योंकि आपको डिवाइड तो करना नहीं है, तो सारी पॉलिसी एक जगह से ही आ रही है. सर नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा है. चलो बेस्ट. आ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं सेस के ऊपर. किसके ऊपर? सेस के ऊपर. सर अब ये सेस क्या होता है? कुछ पर्पस सरकार को पूरे करने होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस. कुछ स्पेसिफिक पर्पस सरकार को क्या करने होते हैं? पूरे करने होते हैं. और इन पर्पस को पूरा करने के लिए सेस कलेक्ट किया जाता है. एडिशनल लेवी के प्रकार का होता है. ये टैक्स का एक परसेंटेज होता है. जैसे सरचार्ज भी टैक्स का एक परसेंटेज होता है, वैसे ही सेस भी टैक्स का एक परसेंटेज होता है. शुरुआती दिनों में सेस 2% था, फिर इसे 3% किया गया और 2 सालों पहले इसका नाम चेंज करके HEC कर दिया गया. तो आज हम सेस को सेस नहीं कहते, इनकम टैक्स में हम इसे HEC कहते हैं. HEC का फुल फॉर्म होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था. अब ये पैसा कहां से आए? तो टैक्स तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है, तो वो क्या लगा देते हैं? सेस लगा देते हैं टैक्स के ऊपर, कि एक छोटा छोटा परसेंटेज सरकार को आता रहे और उससे उनकी इनकम बढ़ती रहे. एक छोटा छोटा परसेंटेज सरकार को आता रहे और उससे इनकम बढ़ती रहे. राइट. तो टैक्स ऑफिसर आया, टैक्स, हाँ भाई लाओ, चलो लाओ, सेस निकालो, सेस निकालो. टैक्स पेयर क्या 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 क्या? अरे आप बेकार आदमी, सेस, CESS, सेस की बात कर रहे हैं. चलो सेस निकालो. सर अब सेस क्यों पे करना है मेरे को? मैं क्यों सेस पे कर रहा हूं? हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए. किसके बच्चे सर? कौन से बच्चे? कुआरा आदमी हूं मैं, किसके बच्चों के पैसा, एजुकेशन के पैसा मैं दे रहा हूं? कई गरीब बच्चों के एजुकेशन के पैसे आप दे रहे हैं, और मैं क्यों ऐसा करूंगा? आपको लगता है यह हमें करना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी से मांगते तो वो बोलता मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मैं क्यों दूं, मेरे ही बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाऊं, मैं किसी और के बच्चों को क्यों पढ़ाऊं. पर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए आपने वो सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम. सुना है नहीं सुना है? सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ये सुनी है आपने? उसके लिए पैसा आता कहां से सरकार के पास? सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. इतने सालों से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं. आज कोविड वैक्सीनेशन आपको इतने सस्ते रेट पे मिल रही है. सर काय का सस्ता? सर 1000 रुपए तक की मिल रही है. जिस हिसाब से उसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी ना, आदमी उसके लिए ज्यादा भी पे करने को रेडी था. एटलीस्ट प्राइस कंट्रोल में रखे गए हैं. कई जगहों पे फ्री मिल रही है. मैं वन ऑफ द बेनिफिशियरी हूं. मेरे को और मेरे पूरे परिवार को जो वैक्सीनेशन है ये फ्री मिला है. तो आज इस वैक्सीनेशन को बनने के लिए तो कॉस्ट लग रहा होगा. कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? सरकार. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. कुछ टैक्स पेयर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे कर रहे हैं, जिससे सरकार को पैसा आता है. सरकार ने कंपनीज को दिया, वैक्सीन ली और लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिए. अब समझा कि इतनी बड़ी मशीनरी जो ड्राइव हो रही है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोला जाता है इसे. क्या बोला जाता है बोलो मालिक? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. It can be utilized only for specific purpose. हेल्थ और एजुकेशन के अलावा इसको कहीं यूज नहीं किया जा सकता.
छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें एक रॉकेट के ऊपर पैसा लगाना है, क्या हम सेस से लगा पाएंगे? नहीं, या तो आप टैक्स से लगाओ या तो आप सरचार्ज से लगाओ। आप सेस का पैसा सिर्फ एजुकेशन या तो सिर्फ हेल्थ के लिए ही यूज कर सकते हो, इसके अलावा कहीं नहीं, इसके अलावा कहीं नहीं। डन। मेरे से एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, यश सोनी, सर फिर भी सरकार लॉस में क्यों है? यश गेट्स योर फिगर राइट। मेरे को प्लीज कल जब लेक्चर में आओगे तो बताना सरकार का लॉस कितना है। प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। पहले पूछना, जाकर के चेक करना कि सरकार का लॉस कितना है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे सरकार लॉस में है या नहीं है। अच्छा, इज सेस मैंडेटरी? यस, इट इज मैंडेटरी। प्रॉब्लम में लिखा हो नहीं लिखा हो, आपको सेस आएगा ही। मतलब अगर टैक्स आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट में सेस आएगा ही आएगा। इट इज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स। ये टैक्स का एक परसेंटेज कलेक्ट किया जाता है। सर कितना कलेक्ट किया जाता है, क्या कलेक्ट किया जाता है? डोंट वरी अबाउट दैट, आएगा आगे। अभी हम सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं भाई साहब, अभी हम सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं, मीनिंग के अलावा कुछ समझ ही नहीं रहे हम जीवन में। अच्छा जी सर, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। It is also a part of consolidated fund of India. चेक करो प्रभु। टेन बेटा, चलो जी। टैक्स, सरचार्ज, सेस, बात क्लियर हुई। डिस्कशन कहां से निकला था और कहां पहुंच गए, अब जरा ये देखना। डिस्कशन निकला था कि टैक्स कलेक्ट करने का पावर है क्या, तो हमने आर्टिकल 265 पढ़ा और आर्टिकल 265 में एक वर्ड लिखा था टैक्सेस। तो हमारे मन में भी सवाल उठा, टैक्सेस मतलब हम सिर्फ टैक्सेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैक्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सरचार्ज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेस की भी बात कर रहे हैं, हम तीनों बात कर रहे हैं। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्सेस, टैक्सेस मतलब टैक्स, सरचार्ज, सेस, तीनों भी माइंड में रखना। ना इंपोज किया जा सकता है, ना कलेक्ट किया जा सकता है, जब तक कि कोई अथॉरिटी लॉ ना बना दे। आर्टिकल 265 समझ में आया एवरीबॉडी? आर्टिकल 265 समझ में आया? अथॉरिटी आर्टिकल 245, आर्टिकल 123, फिर आर्टिकल 246 ने हमें बताया कि लॉ तो बना दिया, पावर डेलीगेट करना पड़ेगा। किसको डेलीगेट कर रहे हैं? किसको डेलीगेट कर रहे हैं? इनकम टैक्स का पावर किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है, अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। हालांकि एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास है। क्या हम टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं? नहीं, टैक्स में टैक्स होता है, सरचार्ज भी हो सकता है, सेस तो होता ही होता है। एवरीवन डन? अब आपके सवाल पूछिए आज। अब मालिक आपके सवाल। सर सेस किसके पास होता है? इस पे तो कोई डिवीजन का काम ही नहीं आता, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव ही दो ही है, सेंटर और स्टेट, तो जनरली इसको सेंटर रखता है बेटा। सर यू आर ऑसम, थैंक यू मालिक। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज आस्क। सर सेस का परसेंटेज कम क्यों है? बेटा पहले आपका टैक्स का परसेंटेज हाई है, उस पे सेस का परसेंटेज भी हाई होते तो ओवरऑल लाइबिलिटी बढ़ जाती।
सर सरचार्ज और सेस इनका रेट कितना है, आगे आएगा, आज का पॉइंट नहीं है। सर सीएफआई इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो जितना भी टैक्सेस से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ड्यूटीज से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, सब एक जगह रखा जाता है, ये पूरे इंडिया का फंड है, दैट इज कॉल्ड एज सीएफआई। सर गवर्नमेंट ने क्या सारा कोरोना का खर्चा सेस से दिया है? मोस्टली सर सेस 1961 से ही है या अभी भी मैंडेटरी हुआ है? अभी नहीं, ये कई सालों से है। इनफैक्ट मैंने जब से इनकम टैक्स चालू किया वहां से सेस है। यस मिताली, आप वहां से रिवीजन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। जो बच्चे आज से ज्वाइन हुए हैं, मैं सभी को बोल दूं, प्लीज कल का सेशन जाकर के देख लेना। आप मुझे 3 जगह मैंडेटरीली फॉलो करेंगे, इंस्टा, यूट्यूब और टेलीग्राम, ये 3 जगह पे आप मुझे मैंडेटरीली फॉलो करेंगे। 6:30 बजे आपको जीएसटी का लेक्चर देखने को मिलेगा विशाल सर का, तो बिल्कुल उसको मिस मत करना। यस, और अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप के थ्रू प्लीज मुझ तक पहुंचा दीजिए। क्या मजा आ रहा है, कैसा लगा लेक्चर, वो सब भी पहुंचा सकते हो। सो आज के लिए हम रुकेंगे यहीं भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सरचार्ज बेटा हमने और पढ़ना बाकी है। सरचार्ज का अभी सिर्फ हमने बेसिक्स पढ़ा कि भैया अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर चल जाती है तो आपको एक एक्स्ट्रा परसेंटेज देना होता है, जिसने ज्यादा कमाया वो ज्यादा पे करेगा। सरचार्ज का बस इतना सा फंडा है। डन मालिक? ओके, टेक केयर, बाय बोलो बच्चों।